हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही सी सेट की। उसमें हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी नंबर सिस्टम जो है कवर कर लिया है ना। इसको करने में हमें 3 पार्ट लग गए। ठीक है, तो पहले दूसरे पार्ट में तो हमने बेसिक से पहले में तो एकदम बेसिक सा था। उसके बाद इसमें हमने एडवांस लेवल पे थोड़ा सा डिविजिबिलिटी वगैरह ये सब जानने की कोशिश की। और जो तीसरा पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। उसमें आप देखे होंगे अगर तो पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस करके उसमें मैंने क्विक रिवीजन करा के, तो बेसिकली उसके बाद मैंने उनको चीज़ों को लिंक करके क्वेश्चन कराए हैं ढेर सारे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें मैंने 3-4 ऑलरेडी बता रखे हैं कि क्वेश्चन आते हैं हर साल कुछ ना कुछ, चाहे संघ लोक सेवा की बात करें चाहे राज्य के, है ना। इससे ज़्यादा ही आएंगे, कम तो नहीं आते हैं। उसके बाद दूसरा हमने शुरू किया था क्या, घातांक और करंडी, ये इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो इसको भी हमने शुरू किया था। तो इसमें बेसिक चीज़ें हमने सीखा था और कुछ चीज़ें जो छूट गई थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई पीवाईक्यू जो हम लगाएंगे तो वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा था लेक्चर में, बट लंबा होने के कारण उसको मैंने दो पार्ट में कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी और ये कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे, है ना। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि घातांक क्या होता है, करंडी क्या होती है, सरलीकरण क्या होता है, बोडमास रूल वगैरह, है ना। ब्रैकेट के बारे में पता किया था कि ब्रैकेट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, रेखा ब्रैकेट। इस पर पीसीएस में क्वेश्चन भी आ रखा है दोस्तों, मैं आपको भी दिखाऊंगा कराऊंगा। कल लंबा हो जाता इसलिए उसको मैंने वहीं पर रोक दिया था। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, है ना। तो उसके बाद हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि घातांक की क्या प्रॉपर्टी होती है, कर्णिक क्या प्रॉपर्टी होती है ना। ये सारी बातें देखी थी कुछ। उसके बाद हमने देखिए ये समझने का प्रयास किया था कि जो कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके बता रखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसको मैंने करा रखा है ऑलरेडी। देखिए एग्जाम्पल देखिए करा रखा है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं। और जैसे ये वाला जो हरा हरा मैंने पूरा कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस दोस्तों कि अगर संभावना बनती है ना एग्जाम में आने की, तो एग्जामिनर यहाँ से फ्रेम कर सकता है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। भाई नहीं पूछे बात अलग है, लेकिन हमें ये मान के चलना कि हाँ इस पर थोड़ा सा अन्य की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद हम भिन्न की बात कर रहे थे। तो भिन्न वगैरह में इसमें हम जब क्या सीखेंगे इस वाले लेक्चर में, हम देखेंगे कि जो भिन्न हैं उनको, मैंने आपको कुछ शायद होमवर्क दिया था क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे कि भिन्न है तो कुछ भिन्न ऐसे लिखी रहेंगी, तो कंपेयर करने को बोलेगा। उनकी पावर में कुछ 1/2 2/3 ऐसे कुछ लिखा रहेगा, -1 जो भी है ना। तो इनको कंपेयर करना होगा कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, आरोही अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए, ऐसे आ जाएगा, है ना। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में ऐसे अरेंज कीजिए। तो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो इंग्लिश मीडियम के हो गए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। पीवाईक्यू में ही ऑलरेडी हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यानी आपको केवल भिन्न ही कंपेयर नहीं करना है। मान लीजिए कोई दो भिन्न है ऐसे, मतलब कोई वो है करंडी है मान लीजिए, है ना। घातांक और करंडी की अगर बात करें तो मान लीजिए रूट के अंदर कोई नंबर है। तो अब आपको ये बताना है कि रूट के अंदर कोई नंबर है तो वो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि एक नंबर ये है रूट में, एक नंबर ये है, दोनों को अंतर कर दिया। ठीक, फिर दूसरा नंबर ये है, दूसरा एक नंबर ये है, कुछ अंतर कर दिया। ऐसे ऐसे करके 3-4 नंबर दे देंगे, बोले बताओ इसमें से कौन सा छोटा बड़ा है। तो ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस सारे तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर में इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि वास्तव में हमारा एग्जाम का पैटर्न किस तरफ जा रहा है, हमें कितना मेहनत करने की जरूरत है, किस दिशा में मेहनत करने की जरूरत है ना। मान लीजिए आप फ्रैक्शन तो सीख गए या फिर ये करंडी वाला सीख गए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि भाई इनका अंतर वाला भी देख के कैसे करना होता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो एग्जामिनर इसमें घुमा देता है, और आते आते क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं कभी कभी, है ना। तो यही हमारा उद्देश्य है कि इसकी वजह से हम रह जाते हैं। तो जब प्रैक्टिस किए रहेंगे पीवाईक्यू वगैरह, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है क्या, 2 2 2 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक। ठीक, तो अब इसका मान क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। ठीक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू √2 से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि भाई और भी तो डिजिट है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 1.414। क्लियर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इनफाइनाइट होगा कि 2 होगा कि बता ही नहीं सकते क्या होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को करने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है। तो उस ट्रिक पे अभी चर्चा करेंगे, इस ट्रिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको आपको जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, मान लीजिए जिन दोस्तों को ट्रिक नहीं पता है, या फिर जो लोग
चाहते हैं करना एग्जाम में और समय है उनके पास, है ना। ट्रिक तो तब होती है कि जब समय भी ना हो, चीज़ें आपको जल्दी से करनी हो और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। तो अब ट्रिक की बजाय अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलें तो हम ये देखेंगे, ये क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू x है, हमने मान लिया, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, x है। तो जब x है मान लिया दोस्तों, तो अगर हम ये देखें ध्यान से, अगर इस पर्टिकुलर 2 को हटा दें, एक 2 हटा दें, ये वाला, है ना, एक 2 हटा दिया, तो जो बचे हुए 2 हैं ये भी तो x ही है। आप देखिए फिर से तो वही शुरू हो गया, √2 फिर √2 फिर √2 फिर, और जा कहाँ तक रहा, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब अगर इनफाइनाइट में कुछ एक आध कम कर देंगे तो भी तो इनफाइनाइट रहेगा। तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है क्या, 2 प्लस पूरे को हटा के यहाँ पे x कर दिया इज इक्वल टू, और x है ही है ये, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब √2 में x जोड़ दिया अंदर ही अंदर तो भी हमें x ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एक आध नंबर कम कर भी देंगे तो भी, जो होता है ना समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ा, बस वही बात है तो समुद्र ही, है ना। हम एक बूंद पानी को समुद्र के बराबर नहीं दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया तो जो समुद्र बचा, और एक बूंद पानी नहीं निकाले तो जो समुद्र बचा था, वो दोनों तो बराबर ही होंगे ना। तो बस वही चीज़ हम दिखा रहे हैं, है ना। यानी ये एक बूंद पानी निकाल लेने के बाद ये जो समुद्र है और बिना पानी निकाले जो समुद्र है, दोनों बराबर ही हैं, तो बस वही दिखाया हूँ, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आई होप मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसका रूट हटाने के लिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + x, और ये क्या हो जाएगा, x², है ना। यहाँ तो रूट हट गया इस तरफ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - x - 2 = 0। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना तो दो तरीके हैं, एक तो आप ऑप्शन रख के सेटिस्फाई कर लीजिए। तो जैसे ही आप ऑप्शन रखेंगे x = 2, तो ये 2 रखेंगे तो क्या, 2 दूनी 4 और 2 और 2 और 0, तो 0 = 0, मतलब सही है। तो हमारा एक आंसर तो आ गया 2, ठीक है, फैक्टर करने पे। अच्छा, अब अगर ट्रिक लगाना हो तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इससे आने वाले अगले क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, हमको क्या देखना है ना, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। चलिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए मैं बनाता हूँ, ये मान लीजिए मैंने लिखा कुछ, हाँ, अब मैंने लिखा क्या, 6 √6 लिख दिया। चलिए 6 6 6, है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जा रहा है, ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है, जब हमारी ये सीरीज जो है इनफाइनाइट वाली हो, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ तक एप्लीकेबल, जब ये सीरीज जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये एप्लीकेबल होगा, 100% होगा, लेकिन कब, जब वो सीरीज इनफाइनाइट तक की होगी, ठीक है। यानी ये सीरीज जा रही, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप जानते चुटकी में देखते ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, पहली चीज आपको क्या ध्यान देनी है, बस ऐसे जैसे ही आपके दिमाग में, पता है आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे ना, तो जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका दिमाग में पहले जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी डिजिट है। तो आपने देखा भाई यहाँ 6 पे है ना, फिर आपको देखना चाहिए कि यहाँ प्लस है कि माइनस है ना, तो देखेंगे भाई प्लस है, तो हमारे दिमाग में तुरंत जाएगा कि भाई 6 को ऐसा तोड़ो 2 नंबरों में, है ना, कि उनका गुणा करने पे 6 तो आए, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट हो। कॉन्जिक्यूटिव डिजिट मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे के जस्ट बाद की डिजिट, है ना। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, यानी इसको संगत अंक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यानी कहने का मतलब अगर 2 है तो 3 आए, 3 है तो 4 आए, 4 है तो 5 आए, 12 है तो 13 आए, है ना, 19 है तो 20 आए। ये मतलब लगातार 2 डिजिट रहे, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो 6 जो देखा जाए, 6 अगर है ना, तो 6 क्या है, ये 2 × 3 भी है, और क्या है 5 × 1 भी है, तो 6 × 1, सॉरी 6 × 1। तो ये सब हमको नहीं देखना है कुछ, हमको क्या मिल गया, 2 × 3 मिल गया ना, तो 2 × 3 देखिए संगत भी है, यानी एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया भाई 2 और 3, ये मिल गया। अब इन्हीं में से हमारा आंसर होगा एक। अब अगला क्या ध्यान देना है, कि यहाँ प्लस है कि माइनस। तो अगर प्लस है तो इन दोनों में से जो बड़ी डिजिट होगी वही आंसर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा आंसर। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता तो, यहाँ अगर माइनस होता ये ऐसे, तो हमारा आंसर जानते हैं दोस्तों क्या हो जाता, 2 छोटी डिजिट, है ना, ये
क्लियर, बस यानी इसका आंसर आप सीधे लिख दीजिए 3, बस खत्म। रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 जा रहा है, बस इसको इक्वल टू 3 अंडर रूट में अगर है ऐसे तो बस 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा और अच्छे से, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मैं लिया हूँ रूट, खुद से बना रहा हूँ 42, ठीक, प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक, इनफाइनाइट तक। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो अब आपके दिमाग में तुरंत तो आ ही गया क्या कि भाई हमको ये नंबर देखना है और यहाँ पे प्लस है कि माइनस ये देखना है। तो भाई और जा कहाँ तक रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये हमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया। तो अब ट्रिक लगाना है। अब ट्रिक कैसे लगेगा, ट्रिक लगाने के लिए भाई हमको तो ये दिख गया कि भाई 42 है, तो 42 है तो 42 को कैसे तोड़ेंगे, या तो कौन कौन से हो सकते हैं नंबर, 21 गुणे 2 42 हो सकता है ना, और कैसे 42 हो सकता है, 14 गुणे 3 42 हो सकता है ना, और कैसे 42 हो सकता है बताइए, 6 गुणे 7 42 हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे नंबर 42 में हो सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं, एक 42 गुणे 1 भी 42 हो सकता है। तो अब एक चीज़ समझिए, हमने क्या बोला था कि हमको ऐसा नंबर चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव हो, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है नहीं, ये कॉन्जिक्यूटिव है, भले गुणा करने 42 आ रहा है, ये देखिए ये है 42, 6 7 42, यानी एक नंबर हमारा हो गया 6 और उसी का जस्ट अगला नंबर हो गया 7। तो 6 और 7 को गुणा किया तो 42 आ गया। अब हमको क्या ध्यान देना था, हम तुरंत बताया आपको कि हमको ये ध्यान देना क्या है, प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। जैसे ही प्लस चल रहा है इसका मतलब इसका आंसर हो गया 7। और अगर यहीं पे मान लीजिए माइनस होता है ना, ऐसे ऐसे माइनस चल रहा होता, माइनस ऐसे ऐसे चल रहा होता, ऐसे ऐसे माइनस हो रहा होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता 6। क्लियर, तो बस ये इतनी सी बात है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी सही लगा होगा। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी आप देखेंगे ना तो तमाम क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको देखते हुए आप तुरंत समय ही नहीं लगेगा, पेपर में ऐसे आएगा ना तो आप ऐसे लगोगे अरे यार मस्त है, तुरंत मारो आगे बढ़ो, खत्म बात, ऐसे, है ना। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हेल्प करती है एग्जाम में, कहने का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमने पता कर लिया इसमें 2 है। अब इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे ये भी देखिए समझ में आ गया ना। इसमें अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए इसमें समझ में आ गया ना, क्या है, 2 है 2 है 2 है 2 ऐसे जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी हमने देख लिया। और प्लस का साइन है तो इसका मतलब बड़ा वाला फैक्टर करेंगे तो जो बड़ा वाला आएगा वो आएगा, है ना। तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 तो भाई 2 into 1 ही टूटता है, और देखिए कॉन्जिक्यूटिव भी है, मतलब एक दूसरे के एक ही अंतर पे हैं, तो 1 और 2, तो इसका मतलब जब प्लस साइन है तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस सीधे 2 मार के आगे बढ़ गए। देखिए बस क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर मारा, मतलब सेकेंडों का खेल है, बस आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करने में जितना समय लगे बस, है ना। ऐसा फैक्टर ढूंढिए कि जो आपस में एक दूसरे के आस ही पास के डिजिट हो, एक आगे पीछे, बस वही फैक्टर अगर आपको मिल गया तो बस उसी में से कोई एक नंबर होगा, बस प्लस माइनस देख के मार दीजिए। प्लस है तो बड़ा वाला नंबर, छोटा है तो माइनस वाला, मतलब है ना, माइनस है तो छोटा वाला नंबर। अब आगे देखिए, इसका मान बताना है, बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमारा वैल्यू किस में आया, 7 में आया। एक चीज़ समझिएगा, 7 बेस क्या है, 7 है, तो इसको बेस 7 कर सकते हैं। 49 क्या है, 49 7 का स्क्वायर ही तो है ना, 49 क्या 7 का स्क्वायर ही तो है, और पावर में क्या 1/7 है। और ये वाला 49 क्या है, ये भी 7 का स्क्वायर है, और इसका पावर क्या है 0.08 है ना। और ये वाला तो 7 वैसे का वैसे लिखा ही हुआ है, 7 की पावर 0.5, है ना। तो अब क्या हमने बताया था, देखिए बहुत बेसिक सी जो हमने बता रखा है वो सब अप्लाई हो रहा है कि अगर पावर की उसके कुछ है तो इनका दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, है ना। उसी तरीके से 2 का 0.8 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 17 दूनी 34 0.34 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है, और 2 8 दूनी 16 तो 0.16, ठीक है, और ये आपका 0.55 है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया, अगला लाइन कि क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ये एक पावर, ये पावर और ये पावर जुड़ जाएगी, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, क्योंकि बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि अभी हम लेक्चर शुरू किए हैं और पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जब आप इसको जोड़ देंगे 0.16 प्लस 0.5 तो क्या हो गया, 7 की पावर 1, इसी नंबर की पावर क्या होता है, वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा था। आई होप इसमें कुछ किसी प्रकार कोई डाउट हुआ नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं,
जो मैं बताने जा रहा था, आरोही अवरोही क्रम वाला। देखिए ये नंबर है, तो इसको अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा। अच्छा देखिए और घुमा दिया इन्होंने, अभी तक तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहे थे, अब बोल रहे कि व्यवस्थित करके बताइए कि बीच में कौन सा आएगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन अवरोही नंबर का कैसे क्या क्रम है, बीच वाला कैसे पता करेंगे, है ना। तो अब चलिए इसको करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम तभी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए हमको दो नंबर को कंपेयर करना है तो हम तभी कर सकते हैं जब या तो उनका बेस सेम हो और पावर कुछ अलग हो रही हो, है ना। बेस सेम है सब में, पावर कुछ अलग है, बेस सेम है, तब तो जिसकी पावर बड़ी होगी हो जाएगा। या फिर पावर सेम हो, है ना, पावर सेम हो लेकिन बेस कुछ कुछ अलग हो, तो जिसका बेस बड़ा छोटा होगा तो कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो पावर है सेम है ना ही बेस। देखिए 3 5 4 6 2, ना तो बेस सेम है और ना ही पावर। देखिए 6 3 4 3 2, तो कहने का कुछ सेम है नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, समझिए। तो अब यहाँ पे जैसे आगे बात करें तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसको मैं पहले लिख दूँ तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 6 3, है ना, 4 5, ध्यान से उतारिएगा, 3 4 6 12 और ये है 2 2। तो अब इसको अगर कन्नड़ी के फॉर्म में लिखें, है ना, जो हमने पढ़ रखा था, तो अगर ये 6 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/6, ये 4 है तो ऊपर जाएगा 1/4, 4 है तो है ना ये 1/3, 6 1/12 और 2 1/2। अब एक चीज़ ध्यान दे पा रहे हैं ना आप कि ना तो हमारा यहाँ पे बेस सेम है, देखिए अलग अलग है, कोई 2 कोई 3 कोई 4 कोई 5 कोई 6, और ना ही हमारा इसका पावर सेम है, 1/6 1/2 1/3 12, है ना। तो अब हम क्या करें, हमें कंपेयर करने के लिए हमने ऑलरेडी बताया कि या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम हो, कुछ तो सेम करें तभी तो, कोई तो एक आधार बनाना पड़ेगा, कोई तो एक किसी एक चीज़ पे तो चलेंगे। तो अब हम इसका बेस तो चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि बेस चेंज करेंगे नंबर ही चेंज हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो पावर सेम करने की कोशिश करते हैं। तो पावर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा देखिए क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3 और ये 12 और ये 2। तो जब ये चीज़ें हमने देख ली तो अब क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, किसका एलसीएम लेंगे, 6 4 3 12 और 2। जब इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आएगा 12 के बराबर। ठीक है, आप एक बार लेके देख लीजिएगा, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से करिए, है ना, ऐसे बस इतना करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, बस आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम। जब एलसीएम आ गया आपका 12, तो अब चलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, जब बता रहा हूँ तो एलसीएम यहाँ पे बता दे। जब लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे ना हम लोग टॉपिक, तो उसमें भी एलसीएम आएगा, बट यहाँ के लिए थोड़ा सा शुरू कर देते हैं ना, जब आ ही गया तो शुरू ही कर दें। 2 3 4 6, 2 3 4 6 और 12, इनका एलसीएम लेना है हमको। तो अब यहाँ पे देखिए पहले 2 से किया तो 1 3 2 3 2 छंग 12 6 आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक, ये आया। फिर 2 से किया तो 1 3, फिर 2 से 1 3 और 2 3 6 3 बार। अब 3 से किया तो 1 1 1 1 1। ठीक हो गया। अब इन्हीं को आपस में आप गुणा कर देंगे तो यही आ गया 12, यही होगा आपका एलसीएम, है ना। तो जब एलसीएम 12 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, बस अब यही हमको करना है, आगे का जो मेन स्टेप है। तो जब मेन स्टेप में आएंगे तो ये क्या हो गया, 3 की पावर, यहाँ पे तो 12 आ गया, हर जगह पहले 12 कर देते हैं, है ना। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ये बस समझाने के लिए, उसके बाद जब मैं करूँगा ना, इसके बाद आगे भी और भी क्वेश्चंस हैं, तो उनमें जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये 12 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये 2/12, ये 3/12, ये 4/12, ये 1/12 और ये 6/12। समझ रहे हैं, यानी एक चीज़ आप देखिएगा, अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ही। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमको बड़ी अच्छी से लग गई कि भाई हर जगह 12 आ रहा है, यानी इसका पावर तो हम सेम कर सकते हैं ना। देखिए हर जगह 12 आ रहा है, ये देखिए। तो अब जब पावर सेम करने की बात आएगी तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, ये 3 था तो 3 में जो 2 था इसको अंदर लेते जाएंगे, तो ये हो गया 3 की पावर 2 और 1/12। यहाँ पे 5 था तो 5 में जो 3 अंदर लेते जाएंगे तो 1/12। फिर 4 की पावर 4 किया, 1/12, और 6 की पावर भाई कुछ है नहीं 1, तो 1/12 तो है ही है ये, और यहाँ पे 2 की पावर 6 और 1/12। तो अब आप एक चीज़ देखिए
अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हर जगह पावर जो है पूरी समान होगी, 12 12 12 1/12 जो आ रहा है ना। तो जब पावर सेम हो गई तो अब हमको क्या देखना है कि बेस किसका बड़ा है, बस अब इतनी सी बात है। तो हमारा बेस, एक ये बेस हो गया, एक ये बेस हो गया, एक ये बेस हो गया, ऐसे ऐसे करके अब ये जो है इनको तो हम कंपेयर कर ही लेंगे अब आराम से, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जिन दोस्तों को ये डाउट हो रहा हो, दिक्कत हो रहा हो कि ये कैसे हो गया, तो ये तो हमने बस इसलिए किया भाई, एलसीएम जब लिया था इन सबका डिजिट का तो 12 आया था, तो 6 को हम 2/12 भी तो कर सकते हैं, 1/6 को, है ना। 1/4 को 3/12 भी तो कर सकते हैं, और 1/3 को 4/12 कर सकते हैं, और ये 1/12 1/12 है ये। और ये हमने क्यों 12/12 क्यों किया, क्योंकि 12 हमारा एलसीएम आ रहा था और हमको पावर सेम करना था, ठीक। उसके बाद जब ये 2 आ गया तो इस 2 को हमने उठा के अंदर कर दिया, है ना। और मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता रखी है, कौन सी, कि m की पावर मतलब a की पावर m और उसकी पावर m है n है, तो a की पावर m गुणे n हो जाता है ना। तो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी का यूज किया हूँ, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी का, कौन सी, ये दिख रहा है आपको, अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये पावर 2 था और ये 1/12 था, तो 2 और 1/12 का गुणा कर दिया तो ये हमको 2/12 मिल गया, और यही है 1/6, है ना। तो ये दोस्तों बेसिक सी छोटी सी चीज़ है। तो अच्छा, अब इसके आगे बढ़ें, अब इतने काम तो बन नहीं रहा है, तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है ना, तो देखिए 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 9। अब पावर 1/12 है तो पावर 1/12, पावर हर जगह नहीं लिखेंगे 1/12, बस अंदर वाली डिजिट देख लेंगे। तो ये क्या हो गया, 9 हो गया, ये क्या हो गया 125 हो गया, 5 25 5 125, ये क्या हो गया 4 चौक 16 चौको 64 हो गया, ये क्या हो गया, नहीं 64, 4 चौक 16 चौको 64, 256 हो गया, 4 बार गया है ना, 256 हो गया, ये 6 ही है, और ये 2 की पावर 6 बार गया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 64 हो गया, है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए कौन सी ठीक बीच में आएगी, ठीक बीच में आएगी। अब ठीक बीच तो छोड़िए, आप तो पूरा पूरा सीरीज ही बता दिए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, है ना, जो भी चीज़ें। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है ये 6 नंबर, है ना। यानी इसको मैं डाल देता हूँ नंबर, इसको डाल देता हूँ नंबर 1, ये ठीक, ये जो हमारा मेन तो यही आ रहा है ना 6। उसके बाद कौन सा है, 9 आ रहा है, यानी ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे। 9 के बाद कौन सा आ रहा है, अरे यार गड़बड़ा गया क्या पूरा मेहनत, हाँ 9, तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे। उसके बाद 9 के बाद क्या आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है देखिए 64 माने ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर ये हो गया चौथे नंबर पे, और ये हो गया लास्ट में 5वें नंबर पे, सबसे बड़ा, ठीक है, दिख रहा है। तो बस वही मैंने किया है। तो हमसे पूछा क्या है, हमको तो ये जब पता चल गया कि भाई ये है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, कैसे पता चला, यहाँ से देख के, यहाँ से, ठीक, जो हमने वैल्यू बनाई। तो जब यहाँ पे हमको पता चल गया तो हम ये देख लिए कि भाई बीच में कौन सा आएगा, तीसरे नंबर वाला आएगा, यानी ये 2 की पावर √2 वाला ये वाला आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसमें अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ जब बताऊंगा ना तो और क्लियर होगा दोस्तों, समझ रहे हैं। मैं आपको जैसे दिखा दूँ, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, तो जब वहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो फिर वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो जैसे ये देखिए लिखा है ना कि दिए हुए सही आरोही क्रम में, तो इसको भी उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया, थोड़ी बहुत कुछ रही खुशी बचत होती ना कि दिमाग में कहीं कहीं कुछ यार समझ नहीं आया यार, एक आठ और मिल जाता एग्जाम्पल या फिर कुछ, तो आगे इसको चर्चा करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि अगर घातांक करने से एक क्वेश्चन आना है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसको मैं आने वाले लेक्चर में इसको कराऊंगा, ठीक है। ये भी सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3 और ये है एक, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो कौन संख्या बड़ी है, तो भाई यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टिकिम्मा करना ही नहीं है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा है m मतलब m और n। हमने देख लिया कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में, a की पावर m और उसकी पावर n। तो हमने ये देखा कि भाई a की पावर m गुणे n हो जाता है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी ये डिजिट क्या हो गई हमारी, ये डिजिट हो गई 3 की पावर 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 3 की पावर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसका तो मान 9 हो गया। अच्छा, इसका मान क्या होगा,
क्या ये भी वही हो जाएगा क्या? ये तो लिखा 3 की पावर 3 है। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं इस तरीके वाला ब्रैकेट कि भाई इसको इसमें गुणा कर दें, ऐसा तो है नहीं, है ना? इसमें तो बल्कि ये है, देखिए दिख रहा है 3 की पावर 3 है, मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 है ये लिखा हुआ 3 × 3 × 3 है, तभी तो 3 की पावर 3 हुआ। तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 है, ये है, ये समझ रहे हैं? इसमें ये है, और ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 3। देख रहे हैं, ये दोनों बेसिक्स अंतर है, आप समझिएगा। अगर आप ये अंतर समझ गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना? जो ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, ये है ये चीज़ और ये है ये चीज़, देखिए दोनों में अंतर है ना भाई। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे तो 3 और 3 और 3 जोड़ेंगे, तो ये 3 जोड़ने पे आ गया 9, है ना? लेकिन इसमें क्या है, जब 3 की पावर 3 है तो जब ये लिखा हुआ है तो फिर 27 आ गया। तो अब अपने आप ही आपको पता चल गया कौन सा डिजिट बड़ा है, सीधी सी बात है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों बराबर नहीं है, तुक्का नहीं मारना है इसमें। क्लियर? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आ जाए, है ना? इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे जब आएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x-3 और 8 की पावर x-12। तो x की वैल्यू बताना। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई हमको पावर में x है, अगर बेस सेम हो जाता तब तो हम कंपेयर करते, कुछ भाई समझ में आता। अब यहाँ बेस भी सेम नहीं तो पावर कैसे सेम कर दें, तो x की वैल्यू कैसे बताएं? तो सिंपल सी बात है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना? तो बस वही अब यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा रहा हूँ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर x-3 है। अब यहाँ भी 2 की पावर काम हो जाता तो काम बन जाता। तो हमें ये नहीं पता, लेकिन इतना पता कि ये 2 की पावर 3 होता है 8 और उसकी पावर x-12 है ना? तो अब क्या करेंगे, इस 3 को इस x-12 में गुणा कर देंगे। कर दीजिए गुणा, जब गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर भाई क्या हो जाएगा, 3x-36 हो जाएगा। भाई 3 का गुणा x और 12 दोनों में हो जाएगा, 3x और इसमें भी ये 36, 3x-36। तो एक तरफ तो अब देखिए, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है 2 की पावर 10 और दूसरी तरफ लिखा है 2 की पावर 10। तो इसका मतलब ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो इन्हीं को सेम कर दीजिए, बस x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो x-3 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 3x-36। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 33 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33/2। देखिए आंसर भी दिख रहा है 33/2। ठीक, ये है आपका, कितना सिंपल सा है ना? मतलब यहाँ पे हम देखिए, जो हमने प्रॉपर्टी लिखा है ना, उसको यूज़ कैसे करना है, बस इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं दुनिया भर के। अदरवाइज जितना बता दिए उतना सफिशियंट है, लेकिन एग्जाम में नहीं बनता है तो कारण यही सब रहता है कि भाई पता होते हुए भी हम अप्लाई कैसे करेंगे, मेन तो यही होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि एन की वैल्यू बताइए। एन की वैल्यू कैसे बताएंगे, जब यहाँ पे भी सेम ऑर्डर का बने, तो पहले तो इधर लिख लेते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n है, और जब 3 है तो वो 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, यानी ये क्या हो गया, 2 की पावर, ये n और 1/3 गुणा हो जाएगा तो ये n/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरफ, तो 2 की पावर ये हो गया। अच्छा 32 क्या है, 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 करेंगे, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही है 32, है ना? तो यहाँ पे इक्वल टू 32 है, यानी 2 की पावर 5 है। तो अब एक चीज़ आप फिर देख लीजिए, क्या देख लीजिए भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या होगा, n/3 और 5 भी बराबर होगा। इसका मतलब n/3 इक्वल टू 5 किया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15। देखिए आंसर मिल गया 15। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? तो बस ये बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख रहे होंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बतानी है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप आंसर पुट करके रख लीजिए, है ना, या फिर सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे भी करके आप करेंगे, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में इसको डालने का प्रयास कीजिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। एक ये वाला क्वेश्चन था मैंने आपको जो बताया, ये वाला, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए, चाहे जिस तरीके से आपका अटेम्प्ट हो, चाहे इसको सॉल्व करके कीजिए, चाहे मैंने आपको जो बताया कि बेस सेम करके, जो भी जैसे भी जो भी दिमाग लगा के आप कर सकते हो, इसको करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जब इसको देखेंगे हम, तो जब आगे बढ़ेंगे तो आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। ठीक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे,
ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करा रहा हूँ ना, ये मतलब समझ लीजिए कि आपके हर तरह के प्रॉब्लम हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो जब अब ये प्रॉब्लम इसको कैसे करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर माइनस जेड। अब बोल रहा है अगर ये ऐसा है, ये दे दिया कि ऐसा है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यार दिमाग ही नहीं काम करेगा कि इसकी वैल्यू कैसे क्या होगी, है ना। तो अब रख रख के देखें, अगर मान लो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं भाई अच्छा x की जगह पे 0, y की जगह 0, z की जगह 0, तो 0 जब रख लेंगे तो ये 0 1/0 डिफाइन ही नहीं होगा, तो 0 तो रख नहीं सकते। अच्छा 1 रखेंगे x की जगह पे, तो y की जगह पे कुछ, तो ये बराबर नहीं होगा, 3 बराबर 4 कहाँ होता है, तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब हम x की कोई वैल्यू भी नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो करेंगे कैसे, है ना। तो जब करेंगे कैसे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है इसका, ये इसीलिए इन सबको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं कि ये जब आएंगे ना, तो ये ऐसे आएंगे कि आपको वो चीज़ें पता ही होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा, है ना। तो जैसे 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर माइनस जेड है ना। तो अब आपको एक चीज़ तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मैं बस जो बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, तो इसका क्या संबंध हो सकता है, कुछ ऐसा है क्या। भाई चलो नंबर सेम है पावर एक्स वाई जेड करने पे, तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और ये 12 लिखा है, यहाँ 6 क्यों नहीं कर दिया, यहाँ 8 क्यों नहीं कर दिया, यहाँ 7 क्यों नहीं कर दिया, है ना, 5 क्यों नहीं कर दिया, 12 ही क्यों किया। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कुछ गुणा करने पे 12 आए और वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, है ना। एग्जाम में कैसे सोचना है। तो जब हम लोग हिट एंड ट्रायल किसको बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि यार इसको करके देखें क्या, उसको करके देखें क्या, है ना। तो वही करके देखना ही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको ये तो थोड़ा समझ में आ गया कि यार इसको गुणा करने पे 3 गुणे 4 तब 12 आ जाएगा। तो अब 3 गुणे 4 लाएं कैसे। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई वैल्यू यहाँ पे मान लें, इसको मान लीजिए हम कहते हैं कोई वैल्यू p है, p के बराबर है 3 की पावर x बराबर p, 4 की पावर y। तो अब एक चीज़ समझिए, 3 की पावर x को मैंने बोल दिया p, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, p की पावर 1/x हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 4 की पावर y, कलम चेंज कर लूँ, 4 की पावर अगर y किया, 3 की पावर x को p से बराबर दिखाया, अब 4 की पावर y को भी p से बराबर, सब बराबर है तो है, तो 4 की पावर y भी p के बराबर है। तो जब यहाँ से किया तो 4 बराबर क्या हो गया, p की पावर 1/y हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अब ये भी दिखाएंगे, दूसरे कलम से दिखा देता हूँ, ये इसको, है ना। तो जब इसको दिखाएंगे तो 12 की पावर माइनस जेड है, ध्यान दीजिएगा माइनस जेड है, ये भी p के बराबर है, सब p के बराबर है मान लिया मैंने। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की पावर, चूंकि यहाँ माइनस जेड है तो यहाँ पे -1/z हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। यानी यहाँ पे x था तो यहाँ पे 1/x हो गया, यहाँ y था तो यहाँ पे 1/y हो गया, यहाँ -z था तो यहाँ -1/z हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमने ये देखा, हमने क्या देखा कि भाई इतना अगर हमने कर लिया तो हमको ये पता चल गया कि 3 की वैल्यू ये है 3 की वैल्यू, है ना, ये है 3 की वैल्यू, और ये है हमारी 4 की वैल्यू, है ना, और ये है हमारी 12 की वैल्यू। तो अगर हमने क्या देखा, हमने ये देखा भाई 3 गुणे 4 बराबर 12 होता है, ये तो पता है हमको। तो 3 गुणे 4 बराबर 12 होता है, तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 की वैल्यू कितनी आई थी, p की पावर 1/x, और 4 की वैल्यू क्या आई थी, p की पावर 1/y, ठीक है, इक्वल टू वही 3 और 4 की जगह पर रख दिया। 12 की वैल्यू क्या है, p की पावर -1/z, ठीक ठीक, क्लियर है। तो अब देखिए क्या आगे आपको ये दिख गया कि यहाँ पे देखिए पावर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो जब बेस सेम है और पावर जोड़ेंगे तो बेस क्या है, p है, पावर जुड़ जाएगी, मतलब एक पावर 1/x है और एक पावर 1/y है, दोनों को जोड़ दिया, इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू बराबर किस तरफ क्या है, p ही है और पावर 1/z है माइनस में। तो अब एक चीज़ और आपको दिख गया क्या, कि बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, सेम होगी, पावर क्या होगी, सेम होगी। तो जब पावर सेम होगी तो भाई दिखा देते हैं पावर सेम। तो कहाँ दिखाऊँ, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। ये है ना 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/x प्लस 1/y, एक तरफ की पावर और दूसरी तरफ की पावर -1/z, इनको सेम कर दिया, तो यही तो लिखा हुआ है। अब इसी को इधर ले आ दीजिए, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0, है ना। और इसी की वैल्यू तो पूछा है हमसे, देखिए इसी की वैल्यू तो पूछा है हमसे।
तो कितनी आ गई वैल्यू, 0 आ गई। बस देखिए, था ना अच्छा क्वेश्चन। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना है कि भाई 3 और 4 दिया है तो 12 है तो कुछ तो होगा, तो 3 की वैल्यू निकाल लिया, 4 की वैल्यू निकाल लिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 की वैल्यू आ गई, और उनके पावर को कंपेयर कर लिया तो बस एक्स और वाई जो का जो अपना आपस में संबंध है वो आ गया। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता कि उसको इस तरीके से ना पूछना होता, कुछ और घुमा के पूछना होता तो वो वैसा पूछ लेता, है ना। पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, है ना। एक तो इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए और एक आपस में मल्टीप्लाई ही कर दीजिए सीधे सीधे। तो अब जैसे इसको अगर हम वो करें, सॉल्व करें, तो जैसे आप देखे होंगे ना कि 2/3 प्लस 1/2 ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 × 2 प्लस 3 × 1/2, 3 × 2, तो 2 दूनी 4, 3 7/6 हो गया आंसर। ऐसे तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे। मतलब ये बस सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने में क्या दिक्कत आती है वही देखना है हमको। ठीक है, अब ये क्या लिखा, 2 - 3/2 + √3 प्लस 2 + √3/2 - √3, इसी को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका हर लिखेंगे। तो हर में क्या हो गया, 2 + √3 और 2 - √3। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 - √3 और फिर ये भी 2 - √3 है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 2 - √3, 2 - √3 का, और यहाँ पे प्लस साइन, तो प्लस साइन लिख दिया। और यहाँ पे क्या 2 + √3 है, 2 + √3, और ये भी 2 + √3 है, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो ये हमारा सॉल्व करके छोटा सा फॉर्म आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, और आगे सॉल्व करना है, और आगे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए a + b और a - b है। क्लियर है? तो पहले अगर इसको सॉल्व करें तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। ठीक, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे अगले वाले को, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस साइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ माइनस कर दिया, 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और डिवाइड में क्या हो गया, एक एक करके सब लिख रहा हूँ। डिवाइड में क्या हो गया, डिवाइड में लिखा a + b और a - b। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि a + b और a - b क्या होता था, a² - b²। तो वही लिखा हुआ ये, तो a² - b² √3 का स्क्वायर। ठीक है, a² - b²। अब देखिए, अब काटा पीटी मचाने का समय आ गया। क्या काटा पीटी मचेगा, ये देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ पे -2 × 2 × √3 और यहाँ पे +2 × 2 × √3 है। तो ये हो गया कटम पिटम। ठीक, हो गया, कटा पिटी मचा दिए। अब आगे देखिए जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 4 + 3 प्लस 4 + 3, है ना। इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 3 हो गई। उसी तरीके से इधर भी 4 और 3, तो 4 + 3 बटे 4 - 3, है ना, ये यही है। तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर ही आ गया, 4 3 7 7 14, 14/1। बस देखिए आंसर आ गया, 14/1 माने 14, ये। ठीक, क्लियर है, एकदम सिंपल सा, बस ऐसे करना है। ये बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है, हमारी बस सीरीज़ यहीं तक लिखी हुई है। ठीक है, हमारी सीरीज़ यहीं तक लिखी हुई है, 10 25 108 154 225। अब बताना इसका वैल्यू बताइए। तो वैल्यू बताना है तो हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको ये देखना कि एग्जाम में हमको कैसे करना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह होगा नहीं रहता, पता चला पेज पलट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर वहीं पर हो जा रहा है तो उससे फ़ायदा क्या होता है, दो फायदा होता है दोस्तों, कि अगर आप वहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं और लग रहा है कि उतनी जगह में हो जाएगा, तो जब आप क्वेश्चन उतारते हैं ना कहीं लिखने के लिए, तो वहाँ पे गलतियाँ होने से बच जाएंगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना होती है पता चला उतार रहे हैं क्वेश्चन गलत उतार दिए। और जब क्वेश्चन गलत उतार दिया तो सॉल्व नहीं होगा,
तो समय आपका खराब होगा, और सॉल्व हुआ गलत आंसर आ गया, मैच कर गया तो भी नंबर खराब हो जाएगा। दोनों तरफ से निगेटिव ही रहता है। तो कोशिश कीजिए कि जितने कम से कम में आप कर सके, जितना है ना रिपीटिशन कम कर सकें, उतना ही फायदा रहता है, उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 225 है, 225 किसका रूट है? 15 का रूट है, 15 15 में 225, ठीक है। तो 15 और 154 जोड़ दिया, कितना हो गया? 169, 169 हो गया। 169 किसका रूट है? 13 का रूट है। तो 13 और 108 जोड़ दिया, कितना हो गया? 121, है ना। तो 121 किसका रूट है? 11 का रूट है। भाई रूट लगा हुआ ना, देखिए हर एक में रूट लगा हुआ है ना। तो 121 किसका रूट है? 11 का। तो 11 और 25 जोड़ दिया, कितना हो गया? 36। 36 किसका रूट है? 6 का रूट है, तो ये 6 आ गया। 6 10 16, 16 किसका रूट है? 4 का। देखिए तुरंत आंसर आ गया, देख रहे हैं दोस्तों, तुरंत आंसर आ गया। मतलब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस यहीं पे करते 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 जोड़ते जोड़ते सीधे आंसर पहुंचा दिया। उससे हमारा गलत होने का चांसेस भी खत्म हो गया, कम हो गया, है ना। फिर से एक बार अगर आपको बताऊं, आपको, तो अब आपको एक बार समझ में आ गया कि किस तरीके से चलना, दिमाग में आपके बैठ गया कि हाँ कैसे करना है। तो ये क्या है? ये है 15, तो ये हो गया 169, इसका रूट लिया तो कितना आ गया? 13। तो ये कितना हो गया? 120, हाँ 121, है ना 121। तो 121 किसका रूट है? 11 का। ये पूरा रूट हट जा रहा है सब, है ना, सब रूट हटता जा रहा है। तो 11 का, तो जो 11 का है तो ये कितना हो गया? 36। तो जब 36 किया तो रूट 36 किसका है? 6 का। तो ये पूरा हट गया, 6 आ गया। तो 6 किया तो 16, 16 किसका रूट है? 4 का, है ना। तो ये बात हो गई। अब देखिए आगे, आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या नई चीज़ है, हैं? ये क्या नई चीज़ है? इसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नया कुछ भी नहीं है। ये लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट बी। तो इसको हमने देख रखा है ना कि रूट इंटू ए इंटू बी होता है, क्लियर। यानी ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 है, तो ए इंटू बी की पावर 1/2 हो सकता है ना, वही तो है। पावर अलग अलग कर दिया फिर एक ही में कर दिया, तो वही चीज़ है। तो अब अगर इसी को यहीं पे हम देखें करके, तो सबका रूट एक ही है, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4। तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं, रूट ऑफ 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक। ये हो गया। तो अब हम एक चीज़ जानते हैं, हम क्या जानते हैं? फैक्टोरी इसको बोलते हैं ना दोस्तों, ये जो नंबर लास्ट में जो डंडा खींचा हुआ है, ये जो डंडा खींचा इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। क्वेश्चन में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप कर सकें, मतलब है क्या चीज़ें, है ना। फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्या होता है? इसको मैं बताऊँ, अगर जैसे कहीं कहीं ऐसे मान लीजिए एन फैक्टोरियल लिखा रहेगा, या फिर ऐसे लिखा रहेगा, ये भी फैक्टोरियल का ही वैल्यू है, ये भी फैक्टोरियल का ही वैल्यू है, दोनों ही सिंबल फैक्टोरियल के हैं, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे कर गुणा कहाँ तक करेंगे? एन तक करेंगे, समझ रहे हैं। जितना फैक्टोरियल वहाँ तक गुणा करेंगे एक से लेके, यही होता है फैक्टोरियल का मान। जैसे मान लीजिए आपसे बोले फैक्टोरियल 4, या फिर ऐसे फैक्टोरियल 4 ऐसे बोल दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, ठीक। ये हो गया। ऐसे ही बोले अगर आपको फैक्टोरियल 5, तो क्या करेंगे? 5 4 3 2 1, है ना। तो ये क्या हो गया? 120। अच्छा, फैक्टोरियल 5 को आप ये भी कर सकते हो क्या कि 5 4, देखिए दिखा रहा हूँ, जो लिखा है उसी को दिखा दे रहा हूँ, है ना। एक चीज़ देखिएगा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टोरियल आपने ये तो समझ लिया कि भाई फैक्टोरियल होता क्या है। अब एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 4 3 2 1 लिखा हुआ है, 4 3 2 1, है ना। तो 4 3 2 1 भी तो फैक्टोरियल है, 4 3 2 1 भी तो फैक्टोरियल है, जिसको इसको मतलब ये लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना भाई, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, या फिर उसके अगले डिजिट, यानी समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 7 लिखा है मान लीजिए, तो हम इसको 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। क्योंकि फैक्टोरियल 5 मतलब क्या हो गया? 5 4 3 2 1। 6 का मतलब क्या होगा? 6 5 4 3 2 1। तो और 7 का मतलब क्या होगा? 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बातें थी। अब हमको ये समझ में आ गया, हमको क्या समझ में आ गया कि ये जो नंबर है वो ये लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या दिख गया? आंसर ही दिख गया। ये क्या है? फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। ये फैक्टोरियल 5 है, मतलब रूट के अंदर फैक्टोरियल 5। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? ये ऑप्शन मैच हो गया। देखिए देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं कि सर अगर इसको कर दे तो रूट 5 का फैक्टोरियल कर दे, तो रूट 5 का फैक्टोरियल दोस्तों कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। रूट 5 की आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप फैक्टोरियल कैसे करेंगे उसका, है ना। रूट 5 का वैल्यू पता है क्या?
अगर रूट 25 होता तो फैक्टोरियल करते तो बात अलग था, रूट 36 होता तो ये तो कोई मतलब नहीं, और फैक्टोरियल 5 होगा नहीं, तो ले दे के हमारा आंसर हो गया ये रूट के अंदर फैक्टोरियल 5। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो लिख रखा है, ये दोस्तों कैसा क्वेश्चन है ये, देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है 2020 में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये बेसिकली ना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे चूंकि कुछ ना कुछ उसका यूज़ आ रहा है तो उसको मैंने यहाँ पे उठा के रख लिया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि एक पुस्तिका है जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं और पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ हुई है। मतलब ऐसे किताब होती है ना, तो ऐसे पन्ना रहता है, ऐसे पलटते रहते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ कुछ अंकित हैं, तो एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, एक पन्ना फाड़ लिया गया, तो बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग जो है 195 है। तो फटे हुए संख्या पे कौन सी संख्या होगी? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप एक पेज फाड़ेंगे, है ना, एक पन्ना फाड़ेंगे तो उसमें 2 पेज होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो 2 मतलब अगर है ना, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो अगर एक पन्ना फाड़ेंगे तो उसमें एक इस तरफ की डिजिट होगी, एक इस तरफ, ये दोनों डिजिट मिसिंग होगी, उसके बाद फिर ऐसे नंबर कंटिन्यू हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब फाड़ दिए हम पेज, तो जो बचे हुए नंबर हैं उनको जो जोड़े हैं तो उनका सम कितना आ रहा है, 195 आ रहा है। तो अब एक चीज़ समझिएगा, समेशन ऑफ एन हमने पढ़ रखा है ना, समेशन ऑफ एन, एन प्लस 1/2, पेज में भी तो ऐसे चलता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है पेज में। तो अब हमसे बोल रहा है कि उसमें से कोई एक पेज फाड़ दिया, पता नहीं 4 5 फाड़े हैं कि 3 4 फाड़े हैं कि 7 8 फाड़े हैं कि 11 12 फाड़े हैं कि कौन सा फाड़े हैं, पता ही नहीं, हमको नहीं पता कौन सा फाड़े हैं, लेकिन कोई एक पेज फाड़ दिए। तो हम कहते हैं चलिए फाड़ दिए कोई बात नहीं, हम ये देख लेंगे कि भाई बचे हुए पृष्ठों की संख्या कितनी है, 195। तो n+1/2 का जो सम है, जो बची हुई डिजिट है उसका जो सम है वो 195, इसका मतलब उसमें जो पेज होंगे उनका जो सम होगा वो 195 से तो ज़्यादा ही आएगा, है ना, तो 195 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू एक बार 19 रख के देख लेते हैं। ठीक है, 19 रख के देख लेते हैं, 19 गुणे 20/2 190 आया। तो इसका मतलब 19 पन्ना तो नहीं है, हमारे पास कितने पेज होंगे, 19 से ज़्यादा होंगे। तो 20 करके देख लेता हूँ एक बार, n की वैल्यू 20 करके देखिए, तो 20 गुणे 21/2, तो ये कितना हो गया, 210। अच्छा, अब एक चीज़ आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला, मैं इसलिए किया कि अगर हम ये मान के चलते कि हमारे किताब में 19 पेज हैं तो हमारे सम आते 195, लेकिन अब 19 पेज है, 190 आता, लेकिन बोल क्या रहा है कि इनमें से कुछ पेज फाड़ दिए हैं और फाड़ने के बाद 195 आ रहा है, तो इसका मतलब 19 तो नहीं होगा। अब हमने क्या बोला कि 20 देखते हैं, 20 पेज करके, तो 20 पेज करके देखा तो हमारा सम आ रहा था 210। अब 210 आ रहा था, अब बोल रहा है कि इसमें से कुछ एक आध जो पन्ना है वो फाड़ लिया, जब फाड़ लिया तो कितना हो गया, ये 195। हाँ ये हो सकता है, समझ रहे, 195 हो सकता है ना। तो अब यही हमको बताना है कि हमारा आ कितना रहा था। अब आप समझ लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा आ कितना रहा था पेज, हमने इतना समझ लिया कि हमारा जो पेज है वो 20 पेज है ना, 20 पेज है, यानी ऐसे 1 2 3 ऐसे 4 19 20 18 ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इन 20 पेजों को जोड़े हम तो हमारा 210 आया नंबर, लेकिन बोल रहा कि इन्हीं में से कोई एक पेज हमने फाड़ लिया है, जब फाड़ लिया तो हमारा 195 आ गया। तो जो फाड़ लिया उनका अंतर कितना आया, 15 का अंतर आया। मतलब जो पेज हमने फाड़ा, कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो पेज हमने फाड़ा उनमें जो नंबर लिखे होंगे उनको जब जोड़ेंगे, 2 नंबर लिखे होंगे उनमें जब जोड़ेंगे तो वो आएंगे 15, और वो 15 इस तरीके से आएंगे भाई, आगे पीछे वाले नंबर होंगे, तो देखिए 7 8 15। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जो हमने पेज फाड़ा उसमें एक तरफ 7 लिखा था, एक तरफ 8 लिखा था, क्लियर है, उसी को हमने फाड़ लिया। जब उसको फाड़ लिया और तब जब नंबर जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, बिना 7 8 के 195, और 7 8 ले लिए होते तो भाई 210 आ जाता। क्लियर, तो यही हमको समझना था कि भाई पहले तो हमको ये पता करना था कि कितने पन्ने हो सकते हैं, है ना, क्योंकि और पन्ना पता करने के लिए कैसे पता चलता, जब ये आपको पता होता कि n+1/2 करना है, तो 19 रख के देखे कि अगर मान लीजिए 19 पेज है, वैसे तो 19 पन्ना होता नहीं है 19 पेज, लेकिन चलिए मान लिया कि 19 है, तो 19 पे तो 190 ही आ रहा था, तो काम बना नहीं। फिर हमने 20 करके देखा तो 210 आ रहा था। जब 210 आया तो ये लगा कि हाँ भाई 210 में से कुछ पेज फाड़ लेंगे तो 195 आ जाएगा, तो वही 15 का अंतर आया, तो 7 8। क्लियर है ये चीज़ें। अब देखिए
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जो दो दो तीन तीन क्वेश्चन होमवर्क में दिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा जरूर। और जब पूरे लेक्चर कंप्लीट होगा ना, तो आप इसको अटेम्प्ट करने के पोजीशन में भी रहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर इसको डिस्कस तो करेंगे ही हम। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या को करना है, तो कैसे करना है ये आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बेस को क्लियर कीजिए या फिर उसका आधार कोई एक चीज़ सेव कीजिए, तभी काम बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 का यूपीएससी का, ये मैंने उठाया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, n के किस मान के लिए ये संख्या में अंकों का योग 2 है। ठीक है, अब आपको ये तुरंत समझना है कि अंकों का योग पूछा है, मतलब इसको सॉल्व कीजिए, है ना, कोई डिजिट आएगी, अब इन डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए तो 2 आना चाहिए, यही पूछा है इसमें, बोला है। तो अब कुछ लोग गलती क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती किए होंगे, जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे कि केवल n की वैल्यू 0 रख के, इसमें आपको ऑप्शन रख के चेक कर लेना है, जहाँ n की वैल्यू 0 रखा है ना। तो चलिए पहला ऑप्शन रखा कि n की वैल्यू 0 रखे, 0 रखेंगे 10 की पावर 0 + 1, 10 की, जब हमने बता रखा है कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो गई तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये 1 + 1 = 2। हाँ भाई, नंबरों का योग 2 तो आ रहा है, तो ये तो सही हो गया। अच्छा, अब मार के आगे बढ़ गए, बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा, केवल n के लिए, तो केवल n = 0। भाई n = 0 के लिए तो सही हो रहा है, अब केवल n = 0 के लिए कि नहीं, बाकी ऑप्शन क्या है तो देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है, किसी पूर्ण संख्या n के लिए। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या n के लिए, तो किसी पूर्ण संख्या n के लिए करके देख लेते। भाई 10 की पावर n + 1 है। अब मान लीजिए 0 रखने पे तो आ गया था, अब 1 रखने पे क्या आता है, 1 रखने पे देख लेते हैं। 1 रखने पे आया 10 + 1 11, तो इनका भी योग जो है 2 आ रहा है जोड़ने पे। n = 2 रखने पे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर + 1 यानी 100 + 1 यानी 101, तो 101, यानी इसमें भी जोड़ने पे देखिए 0 ही आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 1 1 है ना 2। तो कहने का मतलब n की कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं, अच्छा कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही हो सकता है। अब बोल रहा है कि केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्या ऋणात्मक के लिए नहीं है क्या? अगर ऋणात्मक के लिए हो गया तो हमारा काम फिर वही काम बन जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू -1 ले लिया, मान लीजिए, है ना, n की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर -1 + 1। तो 10 की पावर -1 क्या होता है, 10 की पावर -1 मतलब 1/10 + 1, तो 1/10 माने 0.1 और +1 है, तो ये 1.1। अब फिर से डिजिट कौन सी आई, 2 ही डिजिट आई, 1 1 1, तो फिर से डिजिट का जो वो क्या आ गया, सम 2। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और किसी पूर्ण संख्या n के लिए, ठीक है, ये तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब किसी वास्तविक संख्या n के लिए, तो वास्तविक संख्या n का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो n बराबर 0.5 भी है, तो चलिए 0.5 लेके देख लेते हैं। तो 10 की पावर 0.5 अगर लिया +1 मतलब √10 + 1, तो √10 क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, √10 है ना, 3 पॉइंट समथिंग प्लस, तो ये तो 2 नहीं आ रहा है जोड़ने पे, तो ये नहीं आता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कहने को आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, ये किसी पूर्ण संख्या n के लिए, यही है हमारा सही आंसर। लेकिन अगर आप ध्यान ना दिए होते, अगर आप वैसे चलते हैं ना, तो पहले ऑप्शन में भी आप मार के सीधे, ऑप्शन तो मैच ही कर रहा है लेकिन वो आधा अधूरा सत्य है, तो गलत हो जाता। ठीक है, तो हम ये देख लिए कि हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमसे जो है ना ये नहीं बोला कि इसका मान कब 2 आएगा, हमसे बोला कि उसके अंकों का योग 2 कब आएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अंकों का योग 2 करना है। तो देखिए हर जगह मैंने अंकों का योग किया है, ये 11 आया था तो अंकों का योग 2 किया, 101 आया था तो ये अंकों का 2 किया, देखिए, है ना। यहाँ पे भी देखिए अंकों का एक ही योग 2, 1.1 आया ना, तो ये 1 1 जोड़ के ही 2 हुआ है। और यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा था, जब 0.5 लिया तो देखिए 3 दशमलव कुछ हो रही है, तब यहाँ पे 2 नहीं आ रहा था, खिचड़ी मच गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीछे से क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं कुछ कुछ। अब पीछे देखिए, पीछे से जो क्वेश्चन है वो 2018 के मैंने लिए हैं कुछ कुछ, और उसके बाद और भी हैं, है ना, 17 के 12 के तमाम। तो अब देखिए निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल, इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला है, यहाँ पे कुछ है, इक्वल टू क्या हो गया, 4 × 19 है, तो 19 का 4 में गुणा करेंगे कितनी बार आएगा, 19 दूना 38 और 38 दूनी 76, बस ये 76 का स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा।
ठीक है, आगे 841 और 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं देख लेते हैं करके, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 841 किसका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है कि ये उसी का होगा जिसके लास्ट में 1 आ रहा है ना, समझ रहे हैं, यानी 1 और यहाँ पे 9। तो जब 1 किसके यहाँ आएगा, या तो उस डिजिट के लास्ट में 9 होगा और या तो खुद 1 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81 ऐसा कुछ आता है, और 1 में भी आता है, और किसी में आएगा क्या 1 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम एक चीज़ ये जानते हैं कि 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है ना, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है, तो 30 का स्क्वायर करने पर 900 आता है, तो ये 900 से छोटा है, इसका मतलब ये होगा 29, क्योंकि 9 भी आ रहा है लास्ट में और 30 से छोटा भी है, तो ये 29 हो गया। ठीक, पहली चीज़ हम बस आपको एग्जाम में कैसे करना ये बता रहे हैं, ठीक है, तो ये 29 हो गया। अब आगे देखिए अगला, इसकी बात करें अगर 3249 की, है ना, तो 3249 की बात करें तो ये कितना हो सकता है, ये हमने पढ़ा है भाई, ये कितने के बराबर हो सकता है, 6 छंग 36, है ना, तो ये हो गया 3600 के बराबर होगा अगर 60 होता तो। अच्छा, अब ये वो चीज़ तो है नहीं, लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा, 9 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, या तो यहाँ पे लास्ट में 7 आएगा या तो 3 आएगा, 3 त्रिक्का 9 भी हो तो 7 7 49 9 होता है ना, तो या तो 57 हो सकता है या तो 53 हो सकता है। तो अब 57 और 53 में कौन सा लेंगे भाई, हमको 50 का स्क्वायर पता है, 50 का स्क्वायर क्या है 2500। तो अब देखिए हम कैसे पहुँचेंगे कि भाई 57 लें कि 53 लें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 50 के पास में कौन सा है 53, और 60 के पास में कौन सा है 57, और 50 की वैल्यू कितनी है 2500, 60 की वैल्यू की कौन सी है 3600, और हमारी वैल्यू कौन सी दी है, हमारी वैल्यू दी है 3249, है ना, हमारी वैल्यू कौन सी दी है 3249। 3249 किसके ज़्यादा पास है, बस मैं आपको एलिमिनेट कर मतलब कैसे करना है एग्जाम में ये बता रहा हूँ, है ना। तो 3249 किसके पास आ रहा है 3600 के पास आ रहा है, तो 3600 के पास आ रहा है, इसका मतलब 57 होगा, है ना। हमको ये तो पता चल गया था कि बस 57 और 53 इन्हीं में से कोई एक होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है ना, तो लास्ट में अगर 9 आ रहा है तो 57 53 में ही कोई एक होगा। तो भाई हमने ये फाइनली कंक्लूड कर लिया कि हमारा कौन सा होगा 57 होगा, क्यों, क्योंकि 57 की वैल्यू 60 के पास भी है और जो 3249 है वो भी 60 के स्क्वायर के पास है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक डिजिट 29 हो गई और एक डिजिट 57 हो गई। अब इन्हीं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है बस यही आपको बताना है, तो आप माइनस करके निकाल लीजिए फटाक से, वो तो हो ही जाएगा, है ना। 57 में 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58 और 30, 28 माइनस 1 27, 27 आ जाएगा इनके बीच में, 57 और 29 के बीच में 27 ऐसे नंबर रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। देखिए इसके मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं पहले भी, तो इसमें लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए हुए कूट को, ठीक है, सही उत्तर से। तो अब इसको मैंने ऑलरेडी देखिए क्या लिखा है, √2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। तो मैंने ऑलरेडी देखिए आपको बता रखा है कि हम कंपेयर कब करेंगे, जब उसका या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम हो, कुछ तो हो, तो उसी क्रम में करना है। और इसी तरीके के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं पिछले, है ना, तो जब मैं आपको इसको बता दूंगा ना तो आप सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। और जो होमवर्क दिया हूं उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 2 की पावर 1/2, मतलब ये हो गया 2 की पावर 1/2, ये हो गया 3 की पावर 1/3, ये हो गया 5 की पावर 1/4, है ना, क्योंकि ये अगर ये 4 है तो वहाँ 1/4 हो जाएगा, ये 6 की पावर 1/6। ठीक, तो अब हमको ये देखना है, क्या देखना है फटाफट से बताइए। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, इनका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेके बताइए फटाफट से। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 6, इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। जब 12 एलसीएम आ गया तो 12 एलसीएम ले लेते हैं। जब 12 एलसीएम हमारा आ गया तो क्या करेंगे, 2 है यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक है। लाना कितना था यहाँ पे 2 लाना था तो 6 से गुणा कर दिया। फिर इसकी बात करें, 3 की बात करें, यहीं पे लिख देता हूँ, अच्छा चलिए 2 है यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 3 12 और 4 बार 3 चौक 12, है ना, 6 है तो यहाँ 12 और 2 बार क्योंकि 6 लाना है, और यहाँ 5 है तो 12 और 3 बार। तो एक चीज़ आप ध्यान दे पा रहे हैं कि अब इनके जो बेस हैं इस सब में देखिए 12 12 आ गया, ठीक है, ये 12 12 आ गया।
12 आ गया। अब जब 12 आ गया तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 की पावर 6 और पावर 1/12, ठीक है। ये क्या हो गया 6 की पावर 2 पावर 1/12, ये 3 की पावर 4 पावर 1/12 और ये क्या हो गया 5 की पावर 3 और पावर 1/12। अब एक चीज़ आपने देख ही लिया कि हमको पावर 1/12 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबकी पावर 1/12 आ चुकी है ना। उसी डिजिट को हमने कन्वर्ट कर दिया सबको पावर 1/12 में। अब जो डिजिट बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी अंदर वाली, ठीक है। तो बस वही करना है अब। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हमारा हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64, ठीक है 64 हो गया। ये 6 6 36 हो गया। ये 7 7 49, 49 गुणे 49, यही है ना, सॉरी 3 की पावर है ना, हाँ ठीक है 3 की पावर 7 नहीं 3। तो ये क्या हो गया 3 3 9 3 27 3 81, ये 81 हो गया। और ये क्या हो गया 5 5 25 पंजे 125। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है दोस्तों बताइए। ये हमारा आया 64, ये हमारा आया 81, ये 36 और ये 125। हमसे पूछा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ये कौन से नंबर पे आ गया, ये है पहले नंबर पे सबसे छोटा, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा सबसे छोटा है, तो तीसरा सबसे छोटा इसमें और इसमें है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा 64, 64 माने ये वाला पहला नंबर, तो तीसरे के बाद पहला आएगा, यानी ये डी ऑप्शन आपका मैच कर गया। तीसरे के बाद पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, सबसे बड़ा कौन सा है ये चौथा 125 वाला, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन मैच हो गया। तो देखिए ये बेसिक सा चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें हमको ध्यान क्या देना, जब भी इस तरीके के करंडी वाले घात वाले आएंगे, तो जब भी ऐसे कोई कुछ नंबर ऐसे दिया रहेगा कुछ नंबर, तो बस उसमें हमको इसका जो पावर है ना वो सेम करने की कोशिश करेंगे। और जो बचे हुए पावर हैं जब सेम हो जाएगा, तो जैसे है ना मैंने क्या किया पावर 1/12 कर दिया, तो बचे हुए जो भी थे उसको अंदर करके वो डिजिट में आ गए। तो जब पावर सेम हो जाती है तो जो डिजिट बड़ी होगी वही डिजिट काम बन जाएगा अपना, है ना, वो सबसे बड़ा हो गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम, देखिए यूकेपीएससी का है उत्तराखंड का। तो कहने का मतलब स्टेट में अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब पैटर्न उनके रिपीट हो जाते हैं, है ना, उसी टाइप के कुछ करके। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसको शायद बता रखा था एग्जाम्पल में ही लेके 42, है ना। अब देखिए तुरंत आप कर लेंगे, यहाँ पे क्या है 42 है, यहाँ क्या है हर जगह प्लस चल रहा है, तो प्लस चल रहा है और 42 है, तो बस तुरंत 42 को आपने कितने में तोड़ा 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये दोनों एक के अंतर पे हैं, तो 6 7 42 हो गया। अब तुरंत हमको अनंत तक जा, देखिए अनंत तक लिखा हुआ है, अनंत तक मान जा रहा है और पॉजिटिव है, और जैसे पॉजिटिव देखा हमने हमें पता चल गया भाई बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा वाला लेना है, तो ये 7 आपका आंसर 7 हो गया। क्लियर, देखिए कितना सिंपल सा था दोस्तों। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों जो हमको ध्यान देनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपने इंप्रूव भी किया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी, है ना। तो इसी तरीके के हम आगे बढ़ते रहेंगे और भी टॉपिक्स लेके। और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया दोस्तों, कृपया उसको आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए। उससे मुझे क्या पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं, मुझे कहाँ तक लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इफर्ट डाल रहा हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा इफर्ट व्यर्थ जा रहा है, तो फिर एक मोटिवेशन नहीं आएगा, है ना। तो एटलीस्ट जितने भी लोग देख रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे पता चले। क्लियर है। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।